फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2, जिसमें देख रहे हैं हम कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में अब तक हमने देखा था कि कास्ट सिस्टम जो इंडिया में प्रिवेल कर रहा है उसके फीचर्स क्या हैं और उसके पर्सपेक्टिव देख रहे थे। डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के हमने पर्सपेक्टिव देखे, जैसे जीएस घूरे हम कर चुके, एमएन श्रीनिवास कर चुके। कल हमने लुई डुमो को भी कवर करा था। आज हम अपनी वीडियो में देख रहे हैं आंद्रे बेते का पर्सपेक्टिव क्या है कास्ट सिस्टम पे। ओके, चलो। एक ये हम अपनी बुक में से कर रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने थोड़ी सी ये पीडीएफ शेयर करी है उसके पेजेस जो इससे आंद्रे बेते से रिलेटेड है, आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद मैंने थोड़ा मोटे मोटे जो पॉइंट है ना वो निकाल के अपने नोट्स में डाल ले हैं। इनसे हम कवर करेंगे आज अपना आंद्रे बेते का पर्सपेक्टिव कास्ट सिस्टम के बारे में क्या है। ठीक है। हम्म, तो देखो, ड्यूमो के साथ ये क्या था, कॉन्टेम्प्रेरी था आंद्रे बेते ड्यूमो का। मैंने इसको स्पेशली मेंशन इसलिए करा क्योंकि देख कॉन्टेम्प्रेरी थे, एक ही टाइम के दोनों राइटर हैं, पर इनकी जो अप्रोच थी ना बिल्कुल डिफरेंट थी। ड्यूमो क्या था, थोड़ी कल्चरल अप्रोच लेके चल रहा था। उसका जो मेन जो की आइडिया था वो क्या था, प्योर वो पोल्यूशन और प्योरिटी का डिस्टिंक्शन इन कास्ट सिस्टम में। और जो आंद्रे बेते है वो थोड़ा सा ना इंटरेक्शनल अप्रोच के साथ चीजों को देख रहा है कास्ट सिस्टम को। तो बिल्कुल अलग अप्रोच थी, इसलिए मैंने इसको मेंशन करा है। तो आंद्रे बेते किससे इन्फ्लुएंस था, मतलब इसकी आइडियोलॉजी इसके वर्क में किसकी थिंकिंग रिफ्लेक्ट होती है, एक तो मार्क्स के आइडिया से और दूसरा वेबर के आइडिया से। इनके आइडिया से कैसे रिफ्लेक्ट होता है, एक बार ये देखते हैं कि अप्रोच अप्रोच कैसे फॉलो करी इसने, इंटरेक्शनल और क्या, ट्रिनिटेरियन अप्रोच ऑफ वेबर। तो वेबर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो वेबर ने क्या दिया था, वो तीन तरीके की चीज़ें निकाली थी ना, कास्ट, क्लास और पावर। ये तीन चीज़ों पे व्यू दिया था, वो सोसाइटी पे दे रहा था। इसने इंडियन कास्ट सोसाइटी पे दिया है कि ये तीन चीज़ें कैसे, पावर, क्लास और कास्ट कैसे इन्फ्लुएंस करती है पूरे पूरे इंडियन सिस्टम को। तो ये देखते हैं। एक इसने वर्क क्या क्या करे, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, उससे आइडिया होएगा कि आइडियोलॉजीज ने अपने कास्ट सिस्टम के पर्सपेक्टिव में बताया क्या है। तो एक तो इसने अपना ऐसे लिखा था, ऐसे किस पे था, इसने जाके स्टडी करी थी, एम्पेरिकल फील्ड स्टडी करी थी। एक तंजौर में विलेज है श्रीपुरम, तो एक ऐसे उसी पे लिखा कि ऐसे श्रीपुरम ए विलेज इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट, ये 1962 की बात है। एक बुक लिखी कौन सी, कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज, ये है 1965। मतलब ये अपना पूरा का पूरा क्या क्या दिखा रहा है कि ना, सारा इसका मेन आइडिया उसी चीज पे चलेगा कि कास्ट, क्लास और पावर, ये चीजें क्लास और पावर कैसे मिलके कास्ट को और बोले तो पूरी इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इनसे स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी कैसे होता है वही मेन बताने की कोशिश करेगा। तो इसने स्टार्ट कहाँ से करा था, इंपेरिकल फील्ड स्टडी करी थी जाके। किन के ऊपर, विलेज तो ये हो गया श्रीपुरम तंजौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और तीन कास्ट पर्टिकुलर उठाई इसने, ब्राह्मण्स, नॉन ब्राह्मण्स और आदि द्राविडियंस। क्योंकि टॉप पोजीशन पे ब्राह्मण्स को ही मानते हैं ना, तो मेन एक वही लाई। और कुछ नॉन ब्राह्मण्स और आदि द्राविडियंस, ये तीन कास्ट लेके इन पे स्टडी करी। और इसने फोकस करा किस चीज पे, जैसे हमने उसमें नहीं देखा था, एम एन श्रीनिवास में देखा था कि फोकस किस चीज पे कर रहा था वो, कास्ट, कास्ट के साथ ट्रेडिशनल एस्पेक्ट होगा ना, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन पे भी बात कर रहा था। तो उसने उसने बोला था एम एन श्रीनिवास ने कि कास्ट है जो, उसको तो रिचुअल मान लिया, रिचुअल, वो कास्ट हायरार्की की बात कर रहा था ना, तो उसने रिचुअल हायरार्की की बात करी थी कि हायरार्की दो टाइप की होती है कास्ट में, एक तो रिचुअल हायरार्की और दूसरा सेक्युलर हायरार्की। तो सेक्युलर के लिए उसने इन चीज़ों को लिया था कि कुछ इकोनॉमिक डायमेंशन देखो कास्ट की, कुछ पॉलिटिकल डायमेंशन देखो। और इसने, आंद्रे बेते ने बात करी है किस चीज़ की, कि कास्ट और क्लास और पावर, इन तीन चीज़ों की बात करी है। ठीक है। तो मेन मोटा मोटा इसका क्या कहना था कि जो कास्ट है ना, वो पहले होता था कि एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता था स्टेटस और पावर का।
एक पूरे के पूरे सोसाइटी में, एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल रिलेशंस में। पर अब ऐसा नहीं है कि कास्ट ही ओनली डिटर्मिनेंट है किसका, स्टेटस और पावर का। अब इस चीज को इसने इलस्ट्रेट करा है कई सारी चीजें बता बता के। कहीं कास्ट और क्लास का कंपैरिजन करा है, कहीं कास्ट और पावर का, कहीं क्लास और कास्ट का कंपैरिजन करा है। तो थोड़ा सा वो देखना है, उसके थ्रू अपने को हेल्प मिलेगी कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है ये। तो पहले हम कंपेयर करते हैं कि कास्ट और क्लास को कैसे कंपेयर करा। देख, इसने ये बोला था ना कि सिर्फ कास्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है स्टेटस और पावर का। तो कैसे करा, इसने बोला कि जो पास्ट में होता था ना, वो यूं होता था कि मान लो कास्ट है किसी की, हायर कास्ट है, हायर कास्ट है, तो फिर उसकी जो क्लास होती थी सोसाइटी में और उसके पास जो पावर होती थी, वो भी दोनों हाई होती थी उस सोसाइटी में। पर अब क्या होता जा रहा है, कास्ट अगर किसी की हाई है तो जरूरी नहीं उसकी क्लास भी हाई हो, और जरूरी नहीं उसकी पावर भी हाई हो। तो इन तीनों का रिलेशन सा दिखाया है इसने। तो ये कहता है कि कास्ट और क्लास को कंपेयर करते हुए कैसे बोला कि पहले तो कास्ट, जैसे मान लो टॉप पे ब्राह्मण पोजीशन, ब्राह्मण कास्ट आ गई। पर अब टाइम के साथ क्या हो रहा है, जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है वो चेंज होते जा रहे हैं। एक लैंड जो होती थी ज्यादातर ब्राह्मण्स के पास, वो नॉन ब्राह्मण कास्ट के पास भी जाती जा रही है। रीजन अलग अलग हो सकते हैं, माइग्रेशन के थ्रू, कुछ अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट जॉब वगैरह के थ्रू। इन सब से क्या होता जा रहा है, लैंड होल्डिंग पैटर्न है वो चेंज होते जा रहे हैं। ब्राह्मण से और नॉन ब्राह्मण कास्ट में भी लैंड जाती जा रही है, और नए नए ऑक्यूपेशन आ रहे हैं, इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन आ रहे हैं। और जो शिफ्ट हो रहा है, जो ऑक्यूपेशन ट्रेडिशनल होते थे ना, ट्रेडिशनल मतलब ऑक्यूपेशन जो कि बेस्ड है कास्ट के ऊपर, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर देखा था हमने, वो चेंज होता जा रहा है एक ट्रेडिशन से अलग जाके, कि कोई भी कास्ट कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन होल्ड कर सकती है, कैरी कर सकती है। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि कास्ट कास्ट तो मान लो कोई भी रह रही हो, पर क्लास तो चेंज हो रही है ना। अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में एजुकेटेड पर्सन, या फिर एजुकेटेड पर्सन ज्यादा है, या फिर ज्यादा लैंड होल्डिंग है, तो उनकी क्लास तो चेंज हो रही है। तो क्लास और कास्ट का एक जो रिलेशन था, वो तो चेंज होता जा रहा है ना। तो ये तो है कास्ट और क्लास का रिलेशन। अब आगे देखते हैं कास्ट और पावर का रिलेशन, कि अगर कास्ट हाई है तो उसकी पावर क्या हाई होनी जरूरी है, मतलब आपस में क्या लिंक्ड है। तो ये यही कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये डीकपल होते जा रहे हैं, कि जरूरी नहीं है कास्ट और पावर सेम ग्रुप के पास हो। और रीजन क्या क्या है इसके, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनमें क्या हो रहा है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पावर ज्यादा डाइवर्स्ड होगी। यूनियन जैसे पहले पॉलिटिकल पावर ब्राह्मण टॉप कास्ट है या फिर क्षत्रिय है उन्हीं के पास रहती थी, किंग मेकिंग वगैरह। तो अब क्या हो रहा है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, तो हर कास्ट के पास इक्वल वोट है, इक्वल राइट है। तो पॉलिटिकल पावर क्या होगी, ज्यादा डाइवर्स होगी। अगर ज्यादा डाइवर्स है तो उससे क्या हो रहा है, विलेज के पूरे सोशल स्पेस पर भी तो इम्पैक्ट आएगा ना, वो ज्यादा कंपिटिटिव हो जाएगा। यूं नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण्स या क्षत्रिय इनका ही रोल रहेगा, बाकी जो और कास्ट है उनका भी रोल आ जाएगा। और क्या हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जो ट्रेडिशनल रिलेशन था ना बिटवीन कास्ट एंड पावर, कि हाई कास्ट है तो उसी के पास हाई पावर होगी, लो कास्ट है तो उसके पावर या तो पावर होगी नहीं या कम होगी। तो ये सब चीजें मॉडिफाई होती जा रही है ना टाइम के साथ। और क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल इन सब चीजों से ट्रेडिशनल जो ब्राह्मण की सुपीरियोरिटी थी, वो भी कहाँ तक, एक रिचुअल स्पेस तक आके कन्फाइंड होगी है। ठीक है। तो और किस चीज को कंपेयर कर रहा है, और कंपेयर कर रहे हैं हम, एक एग्जांपल भी लिया इसको इलस्ट्रेट करने के लिए, कि ये उधर स्टडी कर रहा था ना अपनी श्रीपुरम विलेज में। तो उसने बोला कि इलेक्टोरल पावर है वो ब्राह्मण से नॉन ब्राह्मण में शिफ्ट होगी, क्योंकि पहले तो पॉलिटिकल पावर सारी ब्राह्मण टॉप क्लास के पास होती थी। पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जैसे पॉलिटिकल ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आने के बाद, वो जो इलेक्टोरल पावर है वो शिफ्ट होगी नॉन ब्राह्मण कास्ट के पास। तो कास्ट और पावर थोड़ा सा डीकपल हो गए ना।
ज्वाइंट नहीं है, ये एसोसिएट नहीं है एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है। और अगला कंपैरिजन कर रहा है क्लास और पावर के बीच में, कि अगर हाई क्लास है तो जरूरी है कि उसी के पास हाई पावर हो, ऐसा नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये डीकपल हो रहे हैं पावर और क्लास दोनों आपस में। एक एग्जाम्पल कैसे बोला उसने, कह रहा है कि जो लैंड थी पहले, तो जैसे ब्राह्मण है उनके पास ज्यादा लैंड होती थी, तो एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ पावर था कि अगर क्लास या कास्ट हाई है तो पावर भी हाई होगी। पर लैंड क्या, ना तो अब इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ पावर है, और ना ही ऐसा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट या क्लास के पास है, कंसंट्रेटेड है। वो जा रही है ओपन मार्केट में, अब ओपन मार्केट में है तो डिफरेंट अलग अलग ऑक्यूपेशंस के साथ साथ वो लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जो भी था वो प्रोडक्शन, एक विलेज के अंदर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या हो रहा है, डीकपल कर रहा है, किससे, एक पर्टिकुलर कास्ट स्ट्रक्चर से। ठीक है। तो ये हमने देखा तीनों का कंपैरिजन, कि ये तीन चीजें देखी, कि एक तो कास्ट, एक क्लास, और एक पावर, ये आपस में डीकपल करती जा रही है। ठीक है। लास्ट में यही था कि आंद्रे बेते का जो कंक्लूजन था वो यही था कि ना, जो ये तीन चीजें हैं, कास्ट, क्लास एंड पावर, ये मेजर फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है। अब तक ये देख रहे थे कि जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रखा है कि इंडियन सोसाइटी में, वो किसके बेस पे है, कास्ट। हम यही तो देख रहे थे कि कास्ट हायरार्की है। अब हम देख रहे हैं तो कास्ट के बेस पे पूरी हायरार्की, पूरा स्ट्रेटिफिकेशन कर रखा था इंडियन सोसाइटी का। लेकिन अब क्या है, मेजर फॉर्म, आंद्रे बेते कहता है कि सिर्फ कास्ट को इंक्लूड मत करो, आप इंक्लूड करो क्लास को भी, और अगर स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हो तो और इंक्लूड करो पावर को, क्योंकि ये तीनों चीज अब क्या होती जा रही हैं, तीनों चीज आपस में इंडिपेंडेंट है। पहले डिपेंड कर रही थी सिर्फ कास्ट पे, तो फिर सिर्फ कास्ट के बेस पे हम एक हायरार्की बना सकते थे, लेकिन अब अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो फिर ये तीनों चीजों को स्ट्रेटिफिकेशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अब इसका रिलेशन देख रहे हैं कुछ और, मेन मेन तो इसका यही कहना था, इसने अपना कंसेप्ट लिया था क्लास, पावर और कास्ट का, कि तीनों इंडिपेंडेंट है, तो फिर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है उसमें इन तीनों चीजों को काउंट करा जाएगा। उसी के बेस पे जो भी विलेज का पावर या फिर स्टेटस का रिलेशन है, स्ट्रक्चर है, उसी का पता चलेगा। अब हम देख रहे हैं कि आंद्रे बेते ने ये क्या मतलब, और राइटर्स हैं और थिंकर हैं, उनके साथ कैसे आइडियोलॉजी मैच या फिर वो डाइवर्स करती है। पहले देखते हैं एम एन श्रीनिवास के साथ। एम एन श्रीनिवास का मेन फोकस किस चीज पे था, संस्कृताइजेशन, कि जो लोअर कास्ट है ना, वो किसको वो कर रही हैं, हायर कास्ट का बिहेवियर है उसको फॉलो कर रही हैं, उसके रिचुअल्स, उसके पैटर्न्स, वो सब चीजें फॉलो कर रही हैं। पर इसका कहना है कि आंद्रे बेते ने अपनी स्टडी, अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग निकाला था कि जो लोअर कास्ट है वो भी अपनी बाउंड्री मेंटेन करने में इतनी ही कंसर्न है। ना कि एक एम एन श्रीनिवास का पर्सपेक्टिव था कि जो लोअर कास्ट वाले हैं वो हायर कास्ट वालों का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो वो संस्कृताइजेशन की फॉर्म में बोल रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग व्यू है कि जो लोअर कास्ट है ना, वो भी अपने कल्चर को बचाने के लिए, वो भी अपनी बाउंड्री मेंटेन करने के लिए उतनी ही कंसर्न है। ठीक है। और दूसरा क्या था, आंद्रे बेते और ड्यूमो को करते हैं, वो तो हमने शुरू में ही देखा था कि कंटेम्परेरी हैं दोनों थिंकर्स, पर अप्रोच जो दोनों ने ली थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ड्यूमो कह रहा था कि ना, इंडियन सोसाइटी क्या थोड़े बहुत चेंज तो है, पर मेनली ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल भी किस बेस पे थी, उसने बेस निकाला था प्योरिटी और पोल्यूशन का डिस्टिंक्शन इंडियन सोसाइटी में, कि सारी चीजें इसी पे रन करेंगी। इसके तीन एलिमेंट अलग अलग बता दिए थे कि डिवीजन ऑफ लेबर किसके बेस पे, प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेस पे। फिर क्या था कि इन दोनों का सेपरेशन, और सुपियोरिटी मानी थी किसकी, प्योर की मानी थी ओवर इम्प्योर। तो ये तीन एलिमेंट लेके और पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी इन्हीं पे रन करती है। तो थोड़ा कल्चरल टाइप से ही हो गया ना, एक स्टैटिक व्यू दे दिया कास्ट का। पर आंद्रे बेते अलग कहता है कि ना, ये सब चीजें चेंज होती जा रही हैं, कास्ट, क्लास और पावर। और थोड़ा सा ये बोल रहा है कि ना,
इंडिया के अंदर मॉडर्नाइजेशन तो हुआ है, चेंजेस तो आए हैं, पर वो चेंजेस कैसे हैं? सिलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन हुआ है, कि एक कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है। पर ऐसा भी नहीं है कि जैसे ड्यूमो कहता है, लुई डूमो कहता है कि इंडियन सोसाइटी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, तो वो बात अलग है, वो बात गलत है। ठीक है, तो इन दोनों के कॉन्ट्रारी पर्सपेक्टिव है, आंद्रे बेतर और ड्यूमो के। ठीक है, अब चेंज की बात करते हैं तो क्या आता है चेंजेस में? एक तो वही जो मेन इसने अपनी स्टडी करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या इसने ऑब्जर्वेशन निकाल के दी आंद्रे बेत्ते ने? इसने बोला, उस दिखाया कि कैसे एक ब्राह्मण डोमिनेटेड विलेज, कौन सा, श्रीपुरम, क्या था पहले? ब्राह्मण डोमिनेटेड था, और टाइम के साथ साथ उसने ट्रांसफॉर्म करा है खुद खुद को, किसके अंदर? एक नॉन ब्राह्मण डोमिनेटेड विलेज के अंदर। ठीक है, उसका रीजन वही था सिंपल, कि पहले सिर्फ कास्ट पे चलता था, अब कास्ट के साथ साथ जो क्लास और पावर, वो भी चीजें मैटर करती हैं, और वो इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं कास्ट से। अगर डिपेंडेंट होती तो वो, जो ब्राह्मण डोमिनेटेड विलेज था, तो वो ब्राह्मण डोमिनेटेड ही रहता, चेंज नहीं होता ना, नॉन ब्राह्मण्स के पास नहीं जाता। तो ये ऑब्जर्वेशन थी। और दूसरा कह रहा है कि ना पावर शिफ्ट होती है, डोमिनेंट कास्ट, एक डोमिनेंट कास्ट से दूसरी डोमिनेंट कास्ट में, और एक पर्टिकुलर कास्ट में भी देखें तो उधर भी सब डिवीजन है, एक पर्टिकुलर कास्ट में ही एक सब कास्ट से दूसरी सब कास्ट में भी पावर क्या होती है? शिफ्ट होती है। एक एग्जांपल लिया उसने, किसका लिया? ये लिया कि 19th सेंचुरी के एंड में पहले क्या होता था, जो तिंगाली ब्राह्मण्स थे ना, उनका सिग्निफिकेंट रोल था एक विलेज विलेज के अंदर, इनका जो था वो श्रीपुरम विलेज के अंदर। पर अब क्या है, इन ब्राह्मण्स का तेंगाली ब्राह्मण्स का प्लेस किसने ले लिया? अयंगर ब्राह्मण्स। कि अब जो डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ब्राह्मण्स का सब डिवीजन, वो अयंगर है। तो फिर इससे यही बताना चाह रहा है कि ना पावर शिफ्ट होती रहती है एक डोमिनेंट कास्ट से दूसरी कास्ट या सब कास्ट में। तो ये सब चेंजेस पे बात की। और इसने थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच तो थी इसकी, इसने थोड़ा सा बात करी किनशिप रोल के ऊपर भी, कि ना जो भी सोसाइटी में जैसे भी इक्वेशन रन कर रही है, जो सिस्टम चल रहा है, उसमें किनशिप का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि ये कह रहा है कि किनशिप ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती किसमें? डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि ना मोस्टली यही होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, वो मोस्टली चूज करते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो फिर इसमें रोल किसका हुआ? किनशिप का, कि जो पहले ऑक्यूपेशन था उस अगली कास्ट में वही ऑक्यूपेशन रह जाता है। ये सब किसके? किनशिप के चलते होता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसका क्रिटिसिज्म भी आया। क्रिटिसिज्म मेनली इसी बात पे आया था कि इसने जो इम्पेरिकल स्टडी तो कर दी, इसने 3 कास्ट ले ली, ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, आदि द्राविडियंस। एक 3 कास्ट, और कहाँ पे ली? सिर्फ एक विलेज में जाके स्टडी करी है इसने। और एक विलेज में स्टडी करके हम जनरलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और वो भी पूरे एंटायर इंडिया के लिए? तो इसके इम्पेरिसिज्म को बोलते हैं नैरो इम्पेरिसिज्म था। ठीक है, तो ओवरऑल ये थी अपनी आंद्रे बेत के ऊपर स्टडीज। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस रेलिवेंट लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मिले, इनसे मेरे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, बाय।